हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ ज्योति। तो आज मैं आपको शीत युद्ध के बारे में बताने वाली हूँ। तो शीत युद्ध है क्या वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर भी इसे कहा जाता है अंग्रेज़ी में। ठीक है, और शीत युद्ध विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्याप्त तनाव की ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली और दूसरों को कमज़ोर बनाने के लिए नरम और उग्र सभी प्रकार के राजनयिक दांवपेच रचता रहता है। तो इस शीत युद्ध क्या है कि वो विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक व्याप्त तनाव के जैसा है जो ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक राष्ट्र जो होते हैं वो अपने आप को शक्तिशाली बताते हैं और दूसरों को कमज़ोर बनाने के लिए नरम और उग्र सभी प्रकार के राजनयिक दांवपेच अपनाते रहते हैं ताकि वो अपने आप को मजबूत बना सके और उसके जितने भी राष्ट्र हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, उनको कमज़ोर बनाने की नीति को अपनाते रहते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों पक्ष जो होते हैं, ठीक है, राजनीतिक संबंध बनाए तो रखते हैं लेकिन उनके अंदर शत्रुता की भावना रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों द्वारा एक दूसरे को कमज़ोर बनाने का प्रयत्न भी करते रहते हैं। तो दो राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंध तो रहते हैं लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर शत्रुता की भावना ज़्यादा होती है और वो लोग सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त युद्ध ना करते हुए वो सारे कार्य करते हैं, सारे उपाय अपनाते हैं ताकि वो एक दूसरे को कमज़ोर कर सकें, अपने प्रयासों द्वारा उनको कमज़ोर बना सकें और ख़ुद को मजबूत बना सकें। अतः हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक ऐसी कला है जिसमें प्रत्येक विषय पर गूढ़ स्वार्थ को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध है वो होता तो नहीं है लेकिन ना होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, तनाव बढ़ जाता है और ये एक ऐसी कला है जिसमें प्रत्येक विषय पर गूढ़ स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य भी किया जाता है। मतलब अपने स्वार्थों, अपने किसी गूढ़ के स्वार्थों को देखकर ही कार्य किया जाता है। ठीक है, और तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, युद्ध हो ना हो लेकिन तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे लगता है कि युद्ध कभी ना कभी ज़रूर होगा। ठीक है, और एक अर्थ में अगर हम जानना चाहें तो शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, ये एक शक्ति का संघर्ष है। ठीक है, दो राष्ट्रों के बीच। ठीक है, जहाँ पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहता है। ठीक है, बाकी सारे उपाय अपनाकर और विश्व में अपनी सर्वोच्चता को स्थापना के लिए बेमेल जनतंत्र और साम्यवादी की अभिव्यक्ति है। तो ये जो है बेमेल जनतंत्र के द्वारा अपनी सर्वोच्चता को स्थापना करना चाहता है और साम्यवादी की अभिव्यक्ति भी करता है। ठीक है, तो ये हमारा था शीत युद्ध क्या है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि शीत युद्ध है क्या। ठीक है, ये दो राष्ट्रों के बीच एक तनाव जैसी स्थिति को पैदा करता है जहाँ पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए अनेक उपाय अपनाता है और तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है लेकिन युद्ध हो ना हो लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे तनाव बढ़ जाए। अब हम थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। ये मैंने चार्ट बनाया थोड़ा, अगर आप अपने एग्ज़ाम में ये बनाएंगे तो अच्छा होगा। तो शीत युद्ध ये दो विचारधाराओं के बीच भी एक संघर्ष था। तो क्या विचारधारा थी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले विचारधारा थी पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच में। दूसरी थी पद्धतियों के बीच में। तो क्या क्या पद्धतियाँ थी? संसदीय जनतंत्र था, पीपल्स जनतंत्र था, सर्वहारा तानाशाही थी। ठीक है, अब गुट कौन कौन से थे? तो नाटो और वर्सा पैक्ट, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, और राज्य कौन कौन से थे जिसमें संघर्ष हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और व्यक्ति कौन से थे? जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डेलोस। डेलिस। ठीक है, तो इन दोनों ये सारे गुटों के बीच में, राज्य के बीच में या फिर पद्धतियों के बीच में या फिर विचारधाराओं का ये युद्ध था। ठीक है, शीत युद्ध। ठीक है, यहाँ दो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी साम्यवादी, पद्धतियाँ भी थी तीन, गुट थे नाटो और वर्सा पैक्ट, राज्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डेलिस। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इस शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है वो है दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद थे। ठीक है,
और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने कंधा से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्रों का विरोध किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है कि अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन साथ साथ चलते हैं। उन्होंने साथ मिलकर धुरी राष्ट्रों का विरोध भी किया था। लेकिन क्या होता है कि युद्ध समाप्ति के बाद सोवियत संघ का अमेरिका और ब्रिटेन से उभरता हुआ मतभेद स्पष्ट हो जाता है। तो सोवियत संघ का क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि सोवियत संघ के जो संबंध होते हैं अमेरिका और ब्रिटेन से, वो उनमें मतभेद आ जाता है और ये स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। और इन दोनों के बीच मतभेदों का सूत्रपात कहाँ हुआ था? 1917 में ही हो गया था, जब सोवियत संघ ने साम्यवादी शासन की स्थापना की थी। तो जो अमेरिका था वो साम्यवादी शासन का विरोधी था, क्योंकि वो लोग पूंजीवादी विचारधाराओं से प्रेरित थे, ठीक है, और वो साम्यवाद का प्रचार नहीं चाहते थे। इसलिए सोवियत संघ और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में ये मतभेद हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे याल्टा समझौता का निरादर। तो ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो फरवरी 1945 के याल्टा समझौता में अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं ट्रूमैन जिनका नाम रहता है, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने विचार विमर्श के बाद कुछ समझौते किए थे। तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और सोवियत प्रधानमंत्री के बीच में एक विचार विमर्श करके एक समझौता किया जाता है। तो क्या समझौता रहता है? याल्टा समझौता। और इसमें कहा जाता है कि जैसे युद्ध के बाद जर्मनी को 4 कब्जाग्रस्त क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। तो युद्ध जब समाप्त होगा और जर्मनी जब हार जाएगी तब उसको 4 कब्जाग्रस्त क्षेत्रों में बांटा जाएगा और पोलैंड में लोकतांत्रिक शासन की बहाली भी की जाएगी। तो पोलैंड में क्या किया जाएगा? लोकतांत्रिक शासन की बहाली की जाएगी और सोवियत रूस चीन की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता देगा, परंतु सोवियत संघ ने इस समझौते का निरादर किया। तो सोवियत रूस क्या होता है कि चीन की राष्ट्रवादी सरकार को वो मान्यता देगा, लेकिन क्या होता है कि सोवियत संघ जो होता है वो समझौता, याल्टा समझौता को नहीं मानता है, उसका निरादर करता है। तो ये भी एक कारण था, याल्टा समझौता का निरादर भी एक कारण था शीत युद्ध का। तो तीसरा है ईरान में रूसी सेनाओं का जमावड़ा, ठीक है। तो समय समय पर सोवियत संघ ने ईरान की प्रभुता व उसकी प्रादेशिक अखंडता का आदर करने का वचन दिया था। तो हमेशा से सोवियत संघ जो था वो ईरान की प्रभुता और उसकी प्रादेशिक अखंडता का आदर करने का वचन देता था। लेकिन युद्ध के दिनों में क्या होता है कि ब्रिटेन की सहमति से क्या होता है कि उत्तरी ईरान में सोवियत सेनाओं का कब्जा था। तो उत्तरी ईरान में क्या होता है कि सोवियत सेनाओं का कब्जा होता है, लेकिन क्या होता है कि 1942 की त्रिपक्षीय संधि जो होती है उसके तहत जर्मनी के समर्पण के 6 महीनों के भीतर ही इन सेनाओं को बंद से हट जाना था। तो क्या होता है कि ये जो सेनाएं होती है, सोवियत सेनाएं वहाँ पर कब्जा की हुई रहती हैं उत्तरी ईरान में। तो उन्हें जब युद्ध समाप्त होता और जर्मनी जब समर्पण करता तो उसके 6 महीनों के अंदर ही उन सेनाओं को वहाँ से हट जाना था। तो युद्ध के बाद क्या होता है कि अमेरिका व ब्रिटिश सेनाएं उत्तरी ईरान में चली गई, लेकिन सोवियत सेनाएं जो थी वो नहीं हटती है। और ये मामला जो होता है संयुक्त राष्ट्र की महासभा व सुरक्षा परिषद में भी उठाया जाता है कि सोवियत संघ की सेनाएं वहाँ से उत्तरी ईरान से नहीं हट रही हैं, ठीक है। तो ये मामला जो होता है ये महासभा, राष्ट्र की महासभा और सुरक्षा परिषद में भी उठाया जाता है। और काफ़ी विलंब के बाद क्या होता है कि सोवियत सेनाओं ने उत्तरी ईरान छोड़ा। तो काफ़ी विलंब के बाद उत्तरी ईरान को सोवियत संघ छोड़ता है। इसमें भी अमेरिका, ब्रिटेन से उनके मतभेद हो जाते हैं सोवियत संघ के। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आगे देख लेते हैं चौथा कारण क्या है। तो बर्लिन की नाकेबंदी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। तो पोट्सडैम सम्मेलन जब होता है तो ये तय किया जाता है कि जर्मनी के जो लोग हैं वो मानव अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। फिर भी बहुत से जर्मन लोगों को पकड़कर रूस लाया था और शिविरों में बंद कर दिया गया। तो इसमें कहा जाता है कि पोट्सडैम सम्मेलन में क्या किया जाता है कि जर्मनी के लोगों को
मानव अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा, ये कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि फिर भी जर्मन लोगों को पकड़कर रूस लाया जाता है और शिविरों में उन्हें बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और यह भी तय किया गया था कि सारे जर्मनी को एक आर्थिक एकक के रूप में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी कहा गया था पोट्सडैम सम्मेलन में कि उन्हें एक आर्थिक एकक के रूप में रखा जाएगा, किंतु सोवियत संघ ने यह आग्रह किया कि हर क्षेत्र अपने पृथक आर्थिक संबंध रखें। तो लेकिन क्या होता है कि सोवियत संघ जो होता है वो कहता है कि वो आग्रह करता है कि हर क्षेत्र में उन्हें पृथक आर्थिक संबंध बनाने का को उन्हें दिया जाए। और कुछ समय बाद क्या होता है कि सोवियत संघ ने अपने कब्जाग्रस्त क्षेत्रों में नई मुद्रा चालू की तथा बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। तो इसके बाद क्या होता है कि जहाँ जहाँ कब्ज़ा हुआ था सोवियत संघ का, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर नई मुद्रा चालू कर दी और बर्लिन की नाकेबंदी भी कर दी। तो बर्लिन की नाकेबंदी भी एक महत्वपूर्ण कारण है शीत युद्ध का। अब हम लोग आगे देखते हैं अमेरिका विरोधी विचार। तो सोवियत संघ के समाचार पत्रों ने क्या किया कि खुलकर अमेरिका की निंदा करते हैं और उसका अभियान शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वेंडल विल्की थे, जो सोवियत संघ के बिल्कुल विशेष माने जाते थे, विशेष मित्र माने जाते थे। सोवियत संघ ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और सोवियत संघ अमेरिका विरोधी प्रचार करने लगा और उसे समाचार पत्रों में खुलकर उसकी निंदा भी करने लगा अमेरिका की, ठीक है। तो ये भी एक कारण बनता है कि अमेरिका विरोधी प्रचार या फिर विचार से ये जो शीत युद्ध है वो और बढ़ जाता है। छठा हम लोग कारण देखते हैं, तो सोवियत संघ को लैंड लीज सहायता देने पर रोक। तो सोवियत संघ को लैंड लीज सहायता देने पर भी रोक लग जाता है। तो अमेरिका क्या होता है कि अमेरिका हमेशा से लैंड लीज अधिनियम के तहत सोवियत संघ को जो भी आंशिक सहायता दी जाती थी पहले लैंड लीज के अधिनियम के दौरान, वो क्या करता है, इस अधिनियम को हटा देता है और वो उसे आर्थिक सहायता देना बंद कर देता है। पहले भी वो असंतुष्ट रहते हैं इस लैंड लीज सहायता से, पहले भी जब उन्हें मिलता था तब भी वो असंतुष्ट थे सोवियत संघ, ठीक है। और बाद में क्या होता है, अमेरिका जो होती है वो लैंड लीज सहायता देना बंद कर देती है, ठीक है, जिसके दौरान क्या होता है कि दोनों देशों में कटुता आ जाती है। अब हम 7वां पॉइंट देखेंगे, शक्ति की राजनीति। ये भी एक कारण है। तो 1945 के बाद दोनों महाशक्तियाँ अधिक से अधिक शक्ति अर्जित कर अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को वृद्धि करने लगे। तो शक्ति की राजनीति थी ये, ठीक है, शक्ति का ही संचार करने के लिए इन दोनों में लड़ाई हुई थी, ठीक है। और 1945 के बाद क्या होता है कि दोनों महाशक्तियाँ मतलब सोवियत संघ और अमेरिका सिर्फ अपने शक्तियों को संचित और अर्जित कर रही थी ताकि वो अपने क्षेत्र को वृद्धि कर सके। 8वां कारण है सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ द्वारा निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग। तो सोवियत संघ ने अपने निषेधाधिकार के अनियंत्रित प्रयोग द्वारा क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में बाधा डालना शुरू कर दिया। तो सोवियत संघ को निषेधाधिकार दिया गया था और वो इसका प्रयोग करके क्या कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा डाल रहे थे और इसके बल से उन्होंने अमेरिका तथा पश्चिमी राष्ट्रों के प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति भी अपनाई। तो इस तरह अपने निषेधाधिकार का गलत प्रयोग करके सोवियत संघ जो थी वो बाधा डाल रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्तावों में भी वो खलल डाल रही थी। तो ये भी एक कारण था कि अपने निषेधाधिकार सोवियत संघ जो थी वो अपने निषेधाधिकार का गलत प्रयोग करके वो अपना लाभ कर रही थी और बाकियों को बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो ये सारे कारण थे हमारे शीत युद्ध के, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं उसके प्रभाव क्या होंगे। तो क्या प्रभाव है, सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। ये हम परिणाम भी जान सकते हैं, प्रभाव परिणाम वही हुआ, ठीक है। तो इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ वे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम नकारात्मक प्रभाव भी देखेंगे। तो सबसे पहला है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन। तो शीत युद्ध ने एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित कर उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को आंदोलित कर दिया।
तो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रोत्साहन करता है ये शीत युद्ध, और एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन को इसने प्रोत्साहन देकर उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को आंदोलित किया। दूसरा जो सकारात्मक प्रभाव हुआ कि गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलता है, जिसके चलते आज विश्व के 116 से भी अधिक राष्ट्र एक राजनयिक मंच में अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। तो इससे क्या होता है कि गुटनिरपेक्षता को एक प्रोत्साहन मिलता है, जहां पर कई राष्ट्र एक साथ एकत्रित होकर अपने आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा सकारात्मक प्रभाव हुआ कि अणुशक्ति का विकास होता है। विश्व में आज अणुशक्ति का तीव्र गति से विकास हुआ, और महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि अणुशक्ति संपन्न राष्ट्रों में यह विचारधारा उत्पन्न होने लगी कि यदि अणुशक्ति का उपयोग विध्वंसक कार्यों में किया गया तो समूची मानव जाति का विनाश हो जाएगा। तो क्या होता है कि अणुशक्ति का तीव्र विकास होता है, और महत्वपूर्ण तथ्य ये भी रखा जाता है कि यदि अणुशक्ति का उपयोग ज़्यादा हुआ तो विध्वंसक कार्यों में इसका प्रयोग ना किया जाए और मानव जाति का विनाश हो सकता है इसकी ज़्यादा उपयोगिता से। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अणुशक्ति का विकास आर्थिक प्रगति और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाने लगा। तो अब शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही ये सारा जो अणुशक्ति का विकास हो रहा था वो किया जाने लगा, और किसी को विध्वंसक या फिर किसी को चोट या हानि पहुंचाने के लिए ये कार्य नहीं किया गया। तो ये थे हमारे अणुशक्ति का विकास। ठीक है, अब चौथा सकारात्मक कारण क्या है वो हम देख लेते हैं, प्रभाव। ठीक है, तो महाशक्तियों में शांति बनाए रखने की चेतना आती है, और यह शीत युद्ध जो होता है इसका जो प्रभाव होता है कि विश्व की महाशक्तियों में यह विचार पनपने लगा कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से उनकी भूमिका और जिम्मेदारी अन्य शक्तियों की तुलना में सर्वाधिक है। तो ये जो महाशक्तियाँ थी ये मानने लगी कि वो शांति बनाए रखने में उच्च हैं और बाकी शक्तियों की तुलना में वो सर्वाधिक हैं। ठीक है, तो उन्होंने शांति बनाए रखने की चेतना भी जागृत की। पांचवा जो प्रभाव था शक्ति संतुलन का। तो महाशक्तियों के भय से क्या होता है कि त्रस्त होकर विश्व के सारे राष्ट्र अपने अपने अस्तित्व के लिए शक्ति संचय करने लगते हैं। तो डर से, जो महाशक्तियों का भय के वजह से क्या होता है कि जितने राष्ट्र होते हैं विश्व के वो लोग अपने लिए शक्ति संचय करने लगते हैं, और शक्ति विभाजित होती गई और शक्ति संतुलन होता रहा। तो इस तरह शक्ति संतुलन बनाने के लिए भी शीत युद्ध कारगर रहा। ठीक है, छठा जो हम लोग सकारात्मक प्रभाव देखते हैं कि शांति सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सिर्फ कूटनिरपेक्ष देशों का ही नहीं वरन महाशक्तियों की राजनयिक विदेश नीतियों का भी विशेषता होती जा रही थी। तो शांति सह अस्तित्व जो बनाने का एक उद्देश्य था वो सिर्फ कूटनिरपेक्ष देशों के लिए ही नहीं महाशक्तियों के लिए भी था, ताकि वो अपने विदेश संबंधों विदेश नीतियों का भी विशेषता से आगे बढ़ते जाए। अब हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव क्या थे शीत युद्ध के। तो सबसे पहला था पारस्परिक सैनिक संगठनों का जन्म होता है। ठीक है, विश्व में प्रादेशिक सैनिक समझौतों का जाल बिछ जाता है, जिनका उद्देश्य क्या था, सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा मात्र नहीं था वरन गुटबंदी को और भी अधिक शक्तिशाली बनाना था। तो क्या नकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि कई सारे सैनिक संगठनों का जन्म हो जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि वो शांति स्थापित करना चाहते थे, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो गुटबंदी करके अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे। ठीक है, दूसरा जो मुख्य नकारात्मक प्रभाव हुआ कि विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय था। ठीक है, विश्व की तमाम घटनाएं दो महाशक्तियों तक ही सीमित होती गई। तो जितनी भी तमाम घटनाएं हो रही थी वो महाशक्तियों के बीच ही सीमित होती जा रही थी। महाशक्तियां कौन है? अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विश्व की समस्याएं काफ़ी जटिल हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ महाशक्तियों तक ही सीमित थी। अब तीसरा हम लोग देखते हैं शस्त्रीकरण को भी बढ़ावा मिलता है, परमाणु हथियारों को बढ़ावा दिया गया। महाशक्तियों के मतभेद के कारण क्या होता है कि परमाणु शस्त्रों के संबंध में निशस्त्रीकरण असंभव होता जाता है। तो जिस तरह महाशक्तियों के बीच में ये युद्ध उत्पन्न हो रहा था, इतनी सारी
लड़ाइयाँ हो रही थी, उसके उपलक्ष्य में क्या होता है कि जो परमाणु शस्त्र होते हैं उसके संबंध में जो निशस्त्रीकरण की जो नीति थी उसको अपनाना असंभव था, क्योंकि दोनों के बीच में तनाव था और दोनों युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी दोनों के बीच में, दोनों महाशक्तियों के बीच में। तो इसलिए निशस्त्रीकरण का जो एक नीति थी उसको पालन करना असंभव ही था। तो चौथा था विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु सुरक्षा। ठीक है, तो विश्व राजनीति सिर्फ सुरक्षा की समस्या से संबंधित हो गई और मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास से संबंधित कार्यक्रम गौण हो गए। तो विश्व राजनीति जितनी भी होती है वो सिर्फ सुरक्षा की समस्या से संबंधित हो जाती है और मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में संबंधित कार्यक्रम गौण हो जाते हैं। तो ये जो विश्व की राजनीति हो जाती है वो सिर्फ एक ही नीति का पालन करने लगती है कि कैसे सुरक्षा किया जाए, लेकिन बाकी जो मानव सभ्यता है, संस्कृति है, उसका कैसे विकास किया जाए उसके संबंधित जितने भी कार्यक्रम थे वो गौण हो जाते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। पांचवा और लास्ट नकारात्मक प्रभाव जो है वो है भ्रातृत्व और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना पर प्रहार होता है। तीसरी दुनिया के जितने भी अविकसित देश रहते हैं, ठीक है, जितने भी अविकसित देश थे, जो पिछड़े देश थे, उनमें क्या होता है कि भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, राजनीतिक अशिक्षा, आर्थिक तथा औद्योगिक पिछड़ापन आदि महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और इसका उचित निदान संभव नहीं हो पाया, क्योंकि सिर्फ महाशक्तियों के बीच ही उन समस्याओं को सीमित कर दिया गया था। तो आगे की समस्याएं जितनी भी उत्पन्न हो रही थी उनका समाधान नहीं हो पा रहा था, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो ये था हमारा शीत युद्ध। ठीक है, मैंने आपको शीत युद्ध क्या है वो बताया, शीत युद्ध के कारण क्या है, उसके नकारात्मक प्रभाव, उसके सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।